उतना पढ़ेंगे जितना ये हमारे सब्जेक्ट्स में आगे यूज होगा, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें जितनी जरूरत है। हम फुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके स्कूल के सिलेबस से हट गया है, तो जो इररेलेवेंट टॉपिक्स थे जिनकी हमें आगे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, उन्हें हम भी स्किप करेंगे। हम सिर्फ बेसिक बेसिक हल्का हल्का पढ़ेंगे जो हमें आगे काम आएगा, या फिर जिन चीजों से पेपर के अंदर सीधे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आप लोगों का चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। मैं 2-3 स्लाइड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा चैट बॉक्स ओपन करूंगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं उस टाइम तक जितने होंगे। ऐसे ही आगे आगे मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाता जाऊंगा और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बार बार 3-4 बार हम चैट बॉक्स ओपन करके आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैप्टर नेम स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमने लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड पे बच्चों हम ये समझाना चाहते हैं कि आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको छोटी छोटी बेसिक बातें बताएंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किस किस टाइप का होता है। उसके बाद बच्चों हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है बच्चों, वही डिफाइन करती है कि मैटर के टाइप्स क्या है। एक मैटर जो होता है हमारा, डेफिनेशन देने से पहले मैं बता दूं, सीधे सीधे 3 टाइप के मैटर हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो जो होते हैं बच्चों, उनको जो डेफिनेशन होती है कि किस चीज के बिहाफ के ऊपर उनको डिफरेंशिएट करा जाता है, एक गिवन मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो हम पहला टॉपिक बच्चों करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है। उसके अंदर हम सीधे सीधे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आए तो मैटर के बारे में पहले सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होगी। तो मैटर जो होता है बच्चों, सिंपल सी दो चीजों के लिए हम मैटर को दो चीजों से डिफाइन करते हैं बेसिकली। एक चीज होती है बच्चों मास, और दूसरी होती है स्पेस। बच्चों दुनिया में कोई भी चीज आपको दिखती है, जैसे कि मान लीजिए आप पेन से नोट्स लिख रहे होंगे, तो उस पेन के अंदर ना कुछ वेट होगा। वेट जो होता है हमारा mg होता है। तो ये जो m है ये मास होता है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर इतना तो पढ़ा होगा। दूसरी चीज, पेन अगर टेबल पे रखा है बच्चों, ऐसे ये पेन टेबल पे रखा है, तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना बच्चों। तो दो जो हमारी क्वालिटीज है, मास और स्पेस, ये दोनों चीजें इस पेन के पास है। तो अगर ये दोनों चीजें इस पेन के पास है तो ये मैटर है। दुनिया में कोई भी चीज को मैटर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम दो ही चीज देखेंगे। क्या उसके अंदर मास है, ओके, क्या उसके अंदर स्पेस है, कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर कर रहा है, अगर दोनों चीजें कर रहा है तो फिर वो मैटर है। अगर किसी चीज के अंदर सिर्फ मास है लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, या फिर किसी चीज के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है लेकिन मास उसके अंदर नहीं है, तो भी वो मैटर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है, अगर कोई भी मैटर है तो वो किस चीज से बना होगा। तो बच्चों दो चीजों से बन सकता है, या तो वो एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। इन्हीं के समेशन से हमारा मैटर बन जाता है। कोई भी मैटर दो तरह की चीजों से बना हो सकता है, या तो एटम या मॉलिक्यूल। अभी मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल बता देता हूँ थोड़ा सा। बच्चों हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स के एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन। तो बच्चों अगर कई सारे कार्बन से मिलके कोई मैटर बना है ना, तो वो एटम से कंस्टिट्यूट होके बना है वो मैटर। और बच्चों मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम्स जुड़ के या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ के, जैसे कि ये हमारे एक ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया बच्चों, वाटर। अगर कोई मैटर है वो वाटर के मॉलिक्यूल से बना है, यानी कि मॉलिक्यूल से बना है, तो वो भी क्या होगा, मैटर। तो हम हल्की सी बात ये समझ में आ गई कि मैटर दो तरह की चीजों से बना हो सकता है, या तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से या फिर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। तो हमें ये समझ आ गया। तो हमारी स्लाइड की पहली दो लाइंस हमारी क्लियर हो चुकी है कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज अगर मास और स्पेस अगर कैरी करती है तो वो मैटर होता है। दूसरा हमारा क्या टॉपिक आया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस चीज से, सॉरी, मैटर जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। यानी कि मैटर किस चीज से बना होगा, या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। बच्चों तीसरी चीज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हर तरह के मैटर की ना कुछ अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे देखिए मेरे पास ये ग्लास है, आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास बाहर से स्टील का बना है। तो इस स्टील के ग्लास की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। ये बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस ग्लास के अंदर बच्चों पानी है,
इसके अंदर पानी जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिस भी वेसल में हम उसको डालेंगे तो शेप चेंज हो जाती है। तो शेप एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके बिहाफ के ऊपर हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप के मैटर होते हैं। हर मैटर की कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो दूसरे मैटर से अलग होती हैं, कुछ की सेम भी हो सकती हैं, लेकिन हर मैटर की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होना एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए रिएक्टिविटी, इस स्टील का ग्लास है, इसके चारों तरफ बच्चों एयर है, तो क्या ये एयर से रिएक्ट करेगा? ये नहीं करेगा कि करेगा, ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही इसके अंदर वाटर है, वाटर स्टील के ग्लास में, क्या ये स्टील से रिएक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ऐसे ही हर मैटर की अपनी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, अब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बता देंगे मुझे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आप कहेंगे ओके सर आगे चलिए। आप मुझे बता दीजिए आगे चल सकते हैं तो आगे चलते हैं, और अगर कोई डाउट है अब तक इन 2 स्लाइड्स में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो लगभग जो मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं सब बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर अब तक। तो बच्चों हमने इतनी सी बात पढ़ी कि मैटर होता है, उसके अंदर मास और स्पेस होता है, और मैटर जो होता है या तो एटम्स से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा, और हर मैटर के अंदर अपनी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई का बच्चों मतलब होता है कि मैटर को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटने वाले हैं। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे। बच्चों आपको कोई पहली बार सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने नहीं सुना होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि ये चीज सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। हम अपने घर में देखते हैं, कॉमन जगह, हर जगह मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हमें दिखता ही दिखता है। इनका बच्चों अगर हम केमिस्ट्री के बिहाफ पे या साइंस के तरीके से अगर देखें कि किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर क्या फर्क होता है, किस चीज के बिहाफ के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बच्चों एक चीज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पे बच्चों हम इनको डिफाइन करते हैं। बच्चों अगर कोई सॉलिड होगा ना तो उसके अंदर 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे, मैं अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलूंगा, एटम्स नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा, कॉमनली मैंने उनको कह दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो उनके बीच में बच्चों कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बच्चों 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, या फिर जीरो। ठीक है, तो हमारे जो केसेस आएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर ही रिपल्सन नहीं होता है बच्चों, ओनली अट्रैक्शन होता है। किसी के अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा, किसमें कितना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरमॉलिक्यूलर गैसेस मैंने सॉलिड का लिखा कि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो वो नजदीक नजदीक होते हैं। उसके बाद अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा बच्चों, तो लिक्विड लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे थोड़े ज्यादा दूर होंगे, क्योंकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बच्चों वो कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो ये थोड़े दूर दूर रहते हैं, इनको किसी और वेसल में डालते हैं तो इनके जो बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जा सकते हैं उसकी शेप लेने के लिए, तो लिक्विड ऐसे होते हैं। उसके बाद बच्चों जो गैस होती है ना उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं ऐसे, इनके बीच में लीस्ट अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे गैसेज होती हैं, ये किसी भी वेसल की भी शेप नहीं लेते, इनके मॉलिक्यूल्स की बाउंड्री नहीं, इनके बाउंड्री के अंदर के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से दूर जा सकते हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा होगा घर में भी, आप गैस का सिलेंडर खोल दीजिए, अगर आप रेगुलेटर खोल देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर कमरे में सब जगह चले जाएंगे, हर जगह वहां पे उसको स्मेल कर सकते हैं। तो गैस के अंदर लीस्ट होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब हम अगर स्लाइड पे देखें तो हमने ये पढ़ लिया कि मैटर 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम वेरीज व्हिच गिव्स राइज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने समझ लिया बच्चों कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी, उससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन होती हैं कि वो किसी चीज की क्या शेप लेंगे, वो कितनी फोर्स लगाएंगे, ये सब चीजें भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ही डिफाइन हो जाती है। उसके बाद बच्चों तीसरी लाइन में हमने लिख रखा है कि गैसेस के अंदर सबसे लीस्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद सॉलिड्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसमें हाईएस्ट होता है, बीच में होते हैं लिक्विड, लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच के लेवल का होता है। ठीक है, तो इतनी बात बच्चों हमको समझ आ गई है। हम अगर आगे चलें, अच्छा एक चीज ना बच्चों, मैं आपको 3 नाम लिख रहा हूँ, ये आप लोग भी नोट कर लें क्योंकि जैसे जैसे हम स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो इन 3 नामों को मैं बार बार यूज करूंगा और बिना डिफरेंस के यूज करूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ये 3 चीजें अलग हैं। मैं आपको इनके नाम लिख देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
और तीसरा है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ये तीनों चीजें बच्चों एक ही बात है। अगर मैं इनका नाम अलग अलग लेता हूं तो आपको समझ जाना है मैं एक ही किसी चीज की बात कर रहा हूं। वो चीज क्या है? जिस चीज से दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैं उसी चीज का नाम ले रहा हूँ, चाहे नाम अलग अलग है। ये अलग अलग नाम वैसे ही अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं, हम बोल लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इंटरेक्शन के अंदर रिपल्जन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। रिपल्जन हमारा कट गया, तो क्या अगर हमारे इंटरेक्शन के जितने भी होंगे वो अट्रैक्शन के ही होंगे? ऑफ कोर्स, तो फिर ये दोनों सेम हो गए। और जब हम इसको हटा देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि या तो बात हो रही है फोर्सेस के अंदर इंटरेक्शन की या अट्रैक्शन की। तो इन तीनों नामों को हम सेम सेम तरीके से यूज करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये आप लिख भी लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक दो बार आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी, सेम ही बात है। कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही चीज होती है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेगी एक साथ, उनको दूर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो हम आगे मूव करेंगे। अब इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो तो मैं आपको समझा चुका, जिस चीज की वजह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाइंड होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिस चीज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से बाउंड होंगे, एक दूसरे को छोड़ के जाने से, वो चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब इसके अंदर बच्चों हम आगे जाके पढ़ेंगे 5 टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। तो उन पांचों टाइप की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे होती हैं। तो वो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ना एक नाम आ रहा है यहाँ पे, वैंडरवॉल फोर्सेस। अच्छा बच्चों, पीपीटी के अंदर आपको जो भी दिख रहा है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आपको वैसे समझा दूंगा मैं, तो ऐसा कुछ नहीं किसी स्लाइड के अंदर मैंने स्लाइड की लाइंस पढ़ के नहीं दिखाई है तो वो आपको नहीं बताया गया है। आपको सब कुछ मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। स्लाइड की लाइंस बस आपकी डाटा के लिए हैं, आप स्टडी मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स आपको मिलेंगी, अगर आप अपने नोट्स नहीं बना पाए हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है, बनाए आप। अगर किसी वजह से कोई बच्चा नहीं लिख पाता है साथ साथ, तो ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, उसके लिए स्लाइड्स का पर्पज है। बाकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों पहले लाइन जो है ना, उसके अंदर फिर से वही बात बोल रखी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, तो ये तो मैं आपको समझा चुका। उसके बाद बच्चों दूसरी लाइन है वैंडरवॉल फोर्सेस बोल रखा है। बच्चों मैंने कहा 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होंगे। उन 5 के अंदर बच्चों क्या होता है, जो 3 टाइप होते हैं वो होते हैं वैंडरवाल फोर्सेस। अच्छा, वैंडरवाल क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्सेस की डिस्कवरी की। तो 5 में से 3 उन्होंने ढूंढी थी, तो उनके नाम के पीछे उन्हें वैंडरवाल फोर्सेस कहने लग गए। और जो बच गई 2, वो हो गई बच्चों नॉन वैंडरवाल फोर्सेस। तो इसके अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है, पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि इन फोर्स के अंदर से कौन सी वैंडरवाल फोर्स है और कौन सी नहीं है। तो ये आप अपनी शीट के अंदर पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको अलग से लिख के भी दिखा दूंगा कि कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। तो एक सेकंड में आपको लिख देता हूँ तीनों के नाम। और यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कौन सी फोर्सेस होती हैं, आप इनका भी नोट्स में लिख लेंगे। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो नोट्स में आपको इंपॉर्टेंटली लिखनी है, 2-2 3-3 लाइन की, उनसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों फर्स्ट जो है हमारी फोर्स वो है डाइपोल। इनके अंदर से आपको अभी कुछ टेंशन नहीं लेनी कि सर ये क्या नाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपको 5 नाम लिख लेने हैं, इनके अंदर से ये देख लेना है कि कौन सा वैंडरवॉल फोर्स है और कौन सा नहीं है। तो डाइपोल, डाइपोल हो गया है, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, और तीसरा बच्चों लंदन फोर्सेस। ये तीनों बच्चों वैंडरवॉल फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, चौथी जो है वो है आयन डाइपोल, और पांचवी है बच्चों आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो दो हैं बच्चों, ये नॉन वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिए कहीं पे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इनसे ना सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इनके अंदर से कौन सी वैंडरवॉल फोर्स है और कौन सी नहीं है। तो ये आप लिख लीजिए, वैंडर। ठीक है,
तब तक के लिए जिन्हें नोट कर लिया है, अगर साथ साथ अगर चैट बॉक्स में अब तक कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए, वरना अगर लिख लिया आपने या फिर अब तक सब कुछ समझ आ गया तो भी एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए कि सर समझ आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बच्चों। ओके, दीपा ने लिखा क्लियर सर, दीपा को समझ आ गया। ओके ओके, सबको समझ आ रहा, अब तक की चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये लिख लिया है। अभी चैट बॉक्स में वापस बंद कर रहा हूँ, और ठीक है आपने रिस्पॉन्स दे दिया, मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बच्चों मैं आपको एक दो चीजें बताने वाला हूँ, उसके बाद हम फोर्सेस पढ़ेंगे। एक दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इसमें नाम आ रहे हैं ना, वो चीजें क्या है, आयन और डायपोल। तो एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या आयन होता है। देखिए बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई एलिमेंट पढ़ा, Cl, ठीक है बच्चों। अगर ये फ्री फॉर्म में होगा ना, तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 7 होंगे। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंस शेल, इसके 2-3 शेल्स हो सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ KLN शेल्स होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आगे एन शेल भी होता है बड़े एटम्स के अंदर। तो जो सबसे बाहर का जो भी शेल होगा उसके अंदर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन लिया है, इसमें बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रेम। जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या तो वो उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो बच्चों क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर के अंदर बताया होगा कि कौन से एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव्स को इलेक्ट्रॉन से प्रेम नहीं होता, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना शुरू करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली बाहर कर देंगे या बॉन्ड में दूसरे वाले की तरफ जाने देंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके पास ना स्पेस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये बन जाता है बच्चों क्लोरीन नेगेटिव आयन। इसके अंदर बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आयन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अनायन होता है और एक कटायन होता है। तो आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्लोरीन नेगेटिव है ये अनायन है कि कटायन। किसी को अगर पता है तो ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। एक बार आप लोग बता दीजिए ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। दीपा कह रही है ये कटायन है, ठीक है दीपा। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कटायन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अनायन है। क्लोरीन नेगेटिव के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, रिया सिंह मौर्य कह रही है पॉजिटिव। बच्चे ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ओके ओके ठीक है, मुझे समझ आ गया। कुछ को ये क्लियर है कि अनायन कैसे होता है, कटायन कैसे होता है, कुछ को नहीं है, मैं बता देता हूँ। बच्चों अगर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन कहलाएगा, और अगर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कटायन कहलाएगा। बच्चों क्लोरीन का जो आयन है इसने एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किया है। जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर वो पूरा एब्सॉर्ब करता है तो उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव आता है, और अगर वो अपनी साइड अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। ऐसे ही पॉजिटिव में भी चलता है। पॉजिटिव में अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन आउट, तो बच्चों उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। और अगर कोई अपने से दूर फेंकता है, बॉन्ड के बाहर नहीं गए, उसने कंप्लीटली लूज नहीं किया, तो बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ये हमारा केस जब होगा तब हमारा अनायन होगा। अच्छा, अनायन जब आयन जब बनेगा, जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो ये वाला केस है, ये ऊपर वाला। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो अनायन नहीं है, उसके इसके अंदर वो डाइपोल बना रहा होगा बच्चों। कंप्लीट पॉजिटिव के केस में कटायन। ठीक है, तो ये मैंने आपको आयन समझा दिया है कि आयन कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन लूज करने से। कटायन का भी बच्चों मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास सोडियम का एटम था, इसके आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लूज दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है। जब किसी के अंदर कंप्लीटली, ये ऊपर मैंने लिखा ना सबसे टॉप पे ये वाला, ठीक है, तो जब वो कंप्लीटली लूज कर देते हैं बच्चों तो वो एक कटायन बन जाते हैं। तो Na पॉजिटिव जो है हमारा हो गया एक कटायन।
तो आपको आयन बच्चों मेरे हिसाब से शायद समझ आ गया होगा, और आयन के टाइप्स क्या होते हैं ये भी समझ आ गए, और वो कैसे हम चेक करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको आयन क्लियर हो गया है कि नहीं। जिनको भी डाउट थे, जिनने इसको कटायन बताया था उन्हें समझ आ गया कि ये अनायन है क्यों है, और अगर नहीं आया तो बताइए, एक बार फिर से जल्दी से बताइए। ओके ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आ गया कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, आयन समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, डाइपोल। बच्चों डाइपोल जो होता है, आराधना पूछ रही है विच चैप्टर। बच्चे चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर है। अभी के लिए अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप बाद में चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हैं अगर कुछ रह गया है तो। ठीक है, अभी पीछे बहुत बेसिक बेसिक बातें हुई हैं कि मैटर होता है, मैटर को चेक कैसे करते हैं, उसके अंदर अगर मास और स्पेस है किसी भी चीज में तो वो मैटर हो जाता है। मैटर दो तरह की चीजों से बन सकता है, एटम से या मॉलिक्यूल से, ये हमने पढ़ा है। और एक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं, किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है बच्चे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। अभी हम बच्चे 5 तरह के अलग अलग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक दो टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं जो आगे यूज होंगी। तो अभी तक मैंने आयन बता दिया है, आयन कटायन और अनायन हो सकते हैं। आयन वो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आयन होगा हमारा तो कटायन कहलाएगा, अगर नेगेटिव आयन होगा तो अनायन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बच्चों डाइपोल बताने वाला हूँ। डाइपोल के लिए मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, HCl। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसा नहीं होता रेक्टेंगुलर। मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये H है, ये Cl है, तो इनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है दो इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन मैंने आपको ढंग से समझ में आया इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गायब कर दिया, और मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल के अंदर H और Cl दिखाया। बच्चों H और Cl के अंदर जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो मिलेगा वो H का कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और Cl की ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन H। बच्चों जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज्यादा होती है ना, अच्छा मेरे कैमरे में भी थोड़ा इशू आया है, एक सेकंड बच्चों मैं ठीक करता हूँ इसे। एक सेकंड बच्चों मैं अभी ठीक करता हूँ इस issue। हाँ जी हालिम, अच्छा ठीक है, मेरा इशू क्लियर हो गया है। वापस एक सेकंड आपकी स्क्रीन ले आता हूँ। आपको कुछ डाउट है, कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, बताइए चैट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके ठीक है, किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं डाइपोल बता रहा हूँ आपको कि HCl का अगर मॉलिक्यूल है उसके अंदर बच्चों मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर बताया कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से कम होती है। ठीक है ओके, किसी को डाउट नहीं है अब तक, मैं चैट बॉक्स वापस बंद कर रहा हूँ। अगर बच्चों H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और Cl की ज्यादा होती है, तो मैंने ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए ना बच्चों आपको, Cl ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, ये H है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों थोड़े से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से बच्चों इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। और बच्चों जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस H के ऊपर बच्चों डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर बच्चों डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
जहां पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का पेयर बन जाता है बच्चों, वो मॉलिक्यूल डाइपोल बन जाता है, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। बस इतना सा है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इधर उधर चले गए हैं, उसकी वजह से उन पे चार्जेस आ गए हैं, पार्शियल चार्जेस, तो वो डाइपोल बन गए हैं और वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने ये बताया आपको पोलर और नॉन पोलर। अब आप जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए कि पोलर नॉन पोलर डाइपोल आपको समझ आ गया कि नहीं, फिर हम जल्दी जल्दी फोर्सेस क्लियर कर देंगे। आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर किसी को समझ में नहीं आया कैसे डाइपोल बना होता है तो एक बार पूछ लीजिए एक बार चैट बॉक्स पे। ओके, मैं बच्चे फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। डाइपोल के अंदर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ डाइपोल दोबारा से। बच्चों मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों दो एटम है, तो बच्चों क्या होगा, HCl जो है और H, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों अलग अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो Cl है ना मेरा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, H से। तो ये इस बॉन्ड के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और जब भी किसी चीज के पास में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कंप्लीटली आ जाता है तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर उसकी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हुए तो इसकी वजह से इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आता है। और बच्चों किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, अगर कंप्लीटली एटम के बाहर चले जाते हैं तो उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर उससे थोड़े से दूर जाते हैं, पूरे उस एटम के बाहर नहीं गए हैं, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर इस H के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल की अगर एग्जिस्टेंस होगी ना हमारे सामने जिसके अंदर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव बने हुए हैं, तो वो मॉलिक्यूल हमें डाइपोल कहलाएगा, इट इज ए डाइपोल। और उसको डाइपोल के अलावा पोलर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार बता दीजिए, जिनको डाउट था दोबारा रिपीट करने के लिए कहा था उन्हें समझ आ गया। मानसी आप बता दीजिए। ओके, दीपा को आ गया है। मानसी आपको समझ आ गया, ठीक है। ओके बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये दो चीजें समझ आ गई ना, तो आयन और डाइपोल मैंने बता दिए, और आपको ये समझ में आ गया कि चार्जेस होते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इनका पेयर होगा तो ये जो पेयर्स हैं ये रिपेल करते हैं। यानी कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों आप 12th में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये पढ़ने मिलेगा। अब भी आपने थोड़ा बहुत कॉम्ब वगैरह के बारे में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि इसके ऊपर ना चार्ज आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो कॉम्ब से पेपर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो ये बात, ये तीन चीजें हैं, आयन, डाइपोल और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं। यानी कि चार्जेस का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, ये मेरी तीसरी चीज है। ये तीन चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आगे की दो तीन फोर्सेज आपको सिंपल सिंपल समझ आ जाएंगे। उसके बाद फिर एक और चीज मेरे को आपको बतानी होगी, इंड्यूस्ड डाइपोल, वो आपको समझ आ जाएगा तो आपको पांचों फोर्सेज समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों इसमें पता क्या होगा, मैंने आपको बताया डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल है यानी कि दो डाइपोल लेंगे हम पहले, एक HCl ये हो गया और एक HCl ये हो गया। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया जब डाइपोल होगा, अब ये डाइपोल है इसके अंदर वही वाली चीज है, अगर आप देखोगे H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है, तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये भी एक डाइपोल है, वही मॉलिक्यूल का डाइपोल है, तो इसके अंदर भी ऐसे चार्जेस आ रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये एक ग्लास के अंदर ना बहुत सारे HCl ले लेंगे हम, तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। उनके अंदर से हमने कोई दो उठा के देखा है कि उनके अंदर क्या सिचुएशन है, तो उनके अंदर हमने देखा कि ये सिचुएशन है जी, चार्जेस की ये सिचुएशन है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब बच्चों क्या होगा,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये वाला, और इस वाले H के ऊपर पॉजिटिव है। मैंने आपको कहा कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बच्चों। ये जो अट्रैक्शन है ये एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। उस फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल को आप बार बार डाइपोल नहीं लिखेंगे, पूरा डी डी से बोल देंगे। अब देखिए इसका नाम कैसे बना। ये किन दो चीज के बीच में है बच्चों, ये इंटरेक्शन, एक डाइपोल ये रहा और दूसरा डाइपोल ये रहा, तो इस फोर्स का नाम हो गया डी डी। डी डी इंटरेक्शन, यानी कि दो डाइपोल के अंदर जब इंटरेक्शन होगा उनके पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से दो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज के अंदर जो अट्रैक्शन है वो किस चीज से बना है, कुछ नहीं देखना, वो किन दो चीजों के बीच में है उनका नाम लिख दो। मैंने देखा लेफ्ट वाला डाइपोल, राइट वाला डाइपोल, तो ये क्या हो गया, डी डी इंटरेक्शन। ठीक है, अभी बच्चों एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप ये बता दीजिए आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझ आया कि नहीं आया। ओके, मेरे हिसाब से आपको आ गया है, काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, यस सर, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसा ही अब एक और आएगा, आयन डाइपोल। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों एग्जांपल लिख रखा है हमने स्लाइड में, फॉर एग्जांपल HCl, इन HCl मॉलिक्यूल क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये वही बात है जो मैंने आपको पूरी समझाई थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके वजह से उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक डाइपोल बन जाएगा, फिर दो डाइपोल आसपास आएंगे तो उनके अंदर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और उसका नाम क्या है, डाइपोल डाइपोल। उस फोर्स को कैसे देखेंगे, कैसे उसका नाम बताएंगे, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि ये किन दो चीजों के बीच में लग रहा है। हमें जब पता चल गया कि ये दो डाइपोल्स के बीच में है तो हमने उसका नाम लिख दिया डी डी इंटरेक्शन, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों यही बात हमने लिख रखी है। अब हम अगली फोर्स के ऊपर चलते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो नीचे की स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में क्लोरीन के आयन का। बच्चों मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन का आयन है, मैंने बच्चों दो चीज ली है एक गिलास में, NaCl एंड H2O। बच्चों मैं दोनों के स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक Na पॉजिटिव आयन होता है जिसको क्लोरीन नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, क्योंकि बच्चों इनके ऊपर दो अपोजिट चार्ज आपको दिख रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, H2O जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है ऐसा, ये H और ये दो H होते हैं बच्चों इस पे, और ये बीच में ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। मनीषा मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ, ये वाली फोर्स बता देता हूँ, फिर अगर आपका डाउट है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर बच्चे डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने एक ग्लास के अंदर ये चीजें डाल रखी हैं, तो उस ग्लास के अंदर क्या होगा, एक जो क्लोरीन का एटम होगा ना, आयन है ये, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ऐसे करके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये हमारा, मैं अब H और O नहीं लिख रहा, सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ छोटे छोटे। ये वाले दो जो नजदीक हैं इसके, ये H है और इनके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर बच्चों डेल नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इसके पास में कई मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाएंगे, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ऐसे काफी होंगे बच्चों। ये एक मॉलिक्यूल हो गया डेल पॉजिटिव और ये हो गया डेल नेगेटिव। ये बच्चों जो ये ना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसके पास आए हैं, ये क्यों आए हैं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हुआ, ये वाला पॉजिटिव भी इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हुआ, इसके चारों तरफ है नेगेटिव, मैंने लिख सिर्फ राइट हैंड साइड पे रखा है, लेकिन ये चारों तरफ ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसकी वजह से इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अट्रैक्ट का, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है बच्चों, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम होगा, हमें क्या देखना है, किन दो लोगों के बीच में, एक आयन के बीच में है जो कि हमारा क्लोरीन एनायन है। ठीक है, दूसरा किसके बीच में, अच्छा ये जो हाइड्रोजन का जो मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, इसके अंदर भी बच्चों देखो डाइपोल ही बन रहे हैं, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, जहां जहां डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के बच्चों पेयर बनेंगे उन पेयर्स को डाइपोल कहेंगे। तो ये भी बच्चों एक डाइपोल है, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि HCl का जो मॉलिक्यूल था उसमें दो लोगों के बीच ही बन रहा है,
कहीं भी अगर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के पेयर्स बन रहे हैं ना बच्चों, तो वो डाइपोल कहलाएगा। तो बच्चों हमारा वाटर भी जो है वो एक डाइपोल है। तो मैंने लिख दिया कि क्लोरीन जो कि एक आयन है, अनायन है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके बीच में ये फोर्स लग रहा है। दूसरा किसके बीच में लग रहा है? वाटर, जो कि एक डाइपोल है। तो बच्चों इस फोर्स का नाम हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नीचे की स्लाइड में ग्रीन कलर से वही लिखा है बच्चों। ये दूसरी फोर्स है हमारी जिसको हमने पढ़ लिया है। अब एक बार इसकी स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड के अंदर ना बच्चों मैंने आपको ये वाला हिस्सा दिखा दिया है। क्लोरीन के ऊपर जब एच एटम से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही बच्चों इस पानी के अंदर ना, हमने जो पानी का ग्लास लिया था उसके अंदर NaCl, NaCl अपना घर वाला नमक होता है। ये सोडियम के भी एटम्स घूम रहे होंगे, इसकी तरफ बच्चों ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर हमारा क्या है? डेल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के एटम के ऊपर ऐसे चारों तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड है। तो जब इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स होंगे वो अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा डेल नेगेटिव चार्ज की वजह से। बच्चों इनके बीच में भी जो इंटरेक्शन है वो आयन डाइपोल ही है, क्योंकि वो इंटरेक्शन का क्या नाम होगा? वो एक किसके बीच में है? सोडियम आयन के बीच में, यानी कि आयन। दूसरा किसके बीच में है? वाटर के बीच में। दो चीजों के बीच में है ना। तो पहला उन दो के अंदर से आयन है, दूसरा क्या है? वाटर है। वाटर क्या है बच्चों? डाइपोल। तो वाटर हो गया डाइपोल, यानी कि ये इन दो लोगों के बीच में है। तो इस फोर्स का नाम हो गया बच्चों डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, ये इस फोर्स का नाम हो गया। इस स्लाइड में बच्चों यही लिखा है कि अट्रैक्शन बिटवीन कटायन, अनायन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। मैंने बताया ना डाइपोल को पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों इस स्लाइड में यही है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जांपल दे रखा है NaCl। उसी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि जब NaCl को वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे आयन और वाटर के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाएगा, उसी को आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो फोर्सेस हमारी हो चुकी हैं। अब आगे वाली बहुत सिंपल, अगर ये सबको समझ आ गई है तो उनके अंदर भी यही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिन दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा उनका हम नाम लिख देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो बच्चों एक बार बता दीजिए, यहां तक आपको समझ आ गया है? एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, मेरे को सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ जिन्होंने, प्रताप सिंह भंडारी पूछ रहे हैं चैप्टर कौन सा है बच्चे? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया है। ओके, चैप्टर 5 है आपका एनसीईआरटी में। स्नेहा, आपको आयन डाइपोल दोबारा रिपीट कराना है। ठीक है बच्चे, मैं एक बार जल्दी से आयन डाइपोल रिपीट कर देता हूँ। एक से देखो मैं आपको, प्रताप सिंह, बट ये डिलीटेड। हाँ प्रताप सिंह, ये ना चैप्टर डिलीटेड है सीबीएसई के सिलेबस से, लेकिन क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है और कुछ बेसिक टॉपिक्स की इस चैप्टर के अंदर से हमें जरूरत पड़ती है कंपटीशन में, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्दी 2-4 स्लाइड्स होंगी हमारी, मतलब 2-4 क्लासेस होंगी, उनके अंदर इन्हें कवर कर दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक जिन चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो मैं ना एक बार स्नेहा रिपीट कर देता हूँ। स्नेहा, मैंने ना एक आयन लिया क्लोरीन का, उसके ना चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मैंने ऊपर नेगेटिव लिखा है, लेकिन ये इसके चारों तरफ ऐसे स्प्रेड है। ठीक है बच्चे, इसके चारों तरफ ऐसे चार्ज स्प्रेड है। अब जिस भी ये एक मैंने बड़ा सा बॉक्स ले लिया, ठीक है, ये ना एक ग्लास के अंदर मैंने एक स्पेस, एक बीकर मान लीजिए आप, उस बेकर के अंदर मैंने एक स्पेस सेलेक्ट किया। उसके अंदर पता क्या है? एक तो ये आयन है, ऐसे बहुत है, मैंने सिर्फ आपको एक क्लोरीन का आयन दिखाया। उसके चारों तरफ ना बच्चे हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन कहाँ से है? वाटर के मॉलिक्यूल में से। ये इस हाइड्रोजन के ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको डाइपोल बताया बच्चे कि HCl का डाइपोल होता है। जरूरी नहीं कि दो एटम से ही डाइपोल बने, हमारे पास डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के पेयर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास ये पेयर्स बन रहे हैं तो डाइपोल है। देखो बच्चे, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा डाइपोल है। ठीक है, तो जब डाइपोल के अंदर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डेल पॉजिटिव चार्ज बच्चे इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही बच्चे कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। डेन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ऐसे करके। थोड़ा सा डायग्राम में ये ओ नहीं है, ये एटम की बॉल दिखाई है मैंने, ये H है। तो बच्चे ये डेल पॉजिटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस अट्रैक्शन का बच्चे नाम क्या होगा, क्योंकि ये किन दो चीजों के बीच में है, एक तो क्लोरीन आयन, Cl का क्लोरीन आयन, दूसरा क्या है हमारा वाटर है। वाटर क्या होता है बच्चे, डाइपोल होता है, जैसे मैंने साइड में बताया है, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव के पेयर बन रहे होंगे वो एक डाइपोल होता है। तो ये आयन और डाइपोल के बीच में क्योंकि अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन का नाम बच्चे आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। अच्छा स्नेह, आप जल्दी से आप चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको समझ आ गया है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। अब बच्चे एक टर्मिनोलॉजी आएगी, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको ये फोर्स अपने आप समझ आ जाएगी। बच्चे इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ आयोडीन का। असल में बच्चे ये आयोडीन और आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है, दो आयोडीन एटम से बना हुआ है I2, इसकी ये शेप है। बच्चों ये ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। क्योंकि मैंने आपको जब डाइपोल बताया तो मैंने उसके अंदर स्टार्टिंग में H और Cl की बात की कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बच्चों, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक कम होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो दोनों के दोनों आयोडीन के मॉलिक्यूल है, तो EN डिफरेंस तो है नहीं। डेल EN से अगर हम EN डिफरेंस बोले तो वो एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा बच्चों, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं आएंगे। ऐसा बच्चों तब है जब इसके स्पेस में चारों तरफ ओनली I2 के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जैसा इनका स्ट्रक्चर है दो आयोडीन का, उसी से जो भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा हुआ है, इसके चारों तरफ के स्पेस में कोई और चीज नहीं है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। अब बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने NO3 माइनस आयन ले रखा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा क्लोरीन आयन से समझाऊंगा। बच्चों क्लोरीन आयन जो होगा ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इस बॉन्ड के अंदर ना दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो क्लोरीन आयन होगा मैंने बताया सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब बच्चों एक दूसरे को धक्का मार के दूर करना होता है। तो बच्चों इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाली साइड पुश करेगा, यानी अपने से अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जब लेफ्ट वाले आयोडीन के पास आ गए ना बच्चों, तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए, और जब किसी चीज के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और अगर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब थोड़े से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या कहीं से भी आए हैं, धक्का लग के आए हैं तो भी। तो बच्चों ये बन जाएगा I का जो मॉलिक्यूल अब ना डाइपोल बन गया है, इस तरफ डेल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है जबरदस्ती या छेड़छाड़ से बनाया हुआ। तो यहाँ पे क्लोरीन ने इसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया बच्चे, तब ये क्या बन गया डाइपोल। तो अब ये I जो है Cl की प्रेजेंस में डाइपोल होगा, और ये डाइपोल कैसा है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। इंड्यूस्ड का मतलब जबरदस्ती, नेचुरली नहीं था। तो क्या आप लोगों को इंड्यूस्ड डाइपोल समझ आ गया है, ये बता दीजिए क्या हुआ इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन के अराउंड थे, जो नेगेटिव चार्ज, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस नेगेटिव चार्ज ने आयोडीन के बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको पुश किया और दूसरे वाले आयोडीन की तरफ भेज दिया, तो एक आयोडीन के ऊपर आ गया। ठीक है, मैं आपको बच्चों फिर से बताता हूँ, शुरू से बताते हैं। देखो बच्चों, मैंने कहा कि डाइपोल क्या होता है, जिसके अंदर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बच्चे, ये है I2 मॉलिक्यूल है, इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो आयोडीन्स ऐसे बॉन्डेड होता है, और यहाँ अंदर लिख लेता है। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने आपको HCl लिख के ना डाइपोल समझाया था, तो लिखते ही मैंने एक चीज की बात करी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने कहा बच्चे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो अलग अलग है, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके अंदर। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चे जब इस वाले मॉलिक्यूल को देखोगे ना आयोडीन वाले को, तो आप कहोगे कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स क्या है, आयोडीन और आयोडीन। अब ये तो दोनों सेम है, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है।
तो अगर ये दोनों सेम है तो इनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा बच्चों। अगर इनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो कोई अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रहा होगा जैसे HCl में खींच रहा होता है। तो अगर कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रहा है, दोनों की तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा बच्चे, इसलिए ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। लेकिन बच्चे ये बात ना तब तक है जब तक इन आयोडीन्स के एटमॉस्फेयर में आसपास और कोई चीज नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, सर ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है क्या? हाँ जी बच्चे, CBSE सिलेबस से पूरा डिलीटेड है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्लीट इससे अंदर से क्वेश्चंस भी आते हैं और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज भी होता है। तो मैं आपको इंड्यूस्ड डाइपोल बता रहा हूं। इसके अंदर क्या है बच्चे, जब ये नॉन पोलर कब होगा, जब इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है। क्योंकि जब भी किसी चार्ज के आसपास कोई और चार्ज आता है तो बच्चे चीजें चेंज होती है, या तो कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा या किसी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इसके एनवायरमेंट में कोई और चीज नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। अब मैंने क्या किया बच्चे, मैंने कहा कि अगर इस आयोडीन आयोडीन के पास कहीं से भी एक क्लोरीन का एटम आ जाए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि क्लोरीन का आयन हो, तो बच्चे इस बॉन्ड के अंदर ना मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इसका होगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चे, ये वाले इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस तरफ। पुश करने की वजह से इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है दोनों की तरफ बराबर बराबर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इसको पुश कर देगा ना बच्चे, इस पुशिंग के बाद ऐसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएंगे, ये दोनों वाले इलेक्ट्रॉन मतलब पास आ जाएंगे इस वाले आयोडीन के। जब बच्चे इस वाले आयोडीन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ से पुश होके इसकी तरफ आ गया, तो बच्चे इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके ऊपर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बच्चे दूर गया है तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो सिचुएशन होगी ना बच्चे इस आयोडीन मॉलिक्यूल की, इस सिचुएशन में अब ये एक डाइपोल बन चुका है। लेकिन ये नेचुरल डाइपोल नहीं था, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डाइपोल नहीं बना है। ये डाइपोल बना है पास में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से। तो वो जो पास में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ गया है उसकी वजह से जो डाइपोल बना वो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। इंड्यूस्ड का मतलब बच्चे होता है जबरदस्ती, अननेचुरली बनाया हुआ। तो बेटे इस सिचुएशन के अंदर जो ये डाइपोल बना है इसका नाम इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। आज तक सर जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता जा रहा हूँ बार बार Cl नेगेटिव का। आप कोई भी नेगेटिव आयन ले सकते हैं, उसी से इसको पुश होके इलेक्ट्रॉन्स ये एक डाइपोल बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा, क्योंकि किसी और अननेचुरल फिनोमेना की वजह से इसके अंदर चेंज आके बना है। तो आज तक आपको समझ आ गया है? कोई जरूरी नहीं है वैसे Cl आना, आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन नेगेटिव आयन ले सकते हो, आयोडीन नेगेटिव। हमारे इस एग्जांपल के अंदर हमने NO3 माइनस आयन ले रखा है, लेकिन क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने Cl से समझा दिया। तो बच्चों मेरे को लग रहा है अब सबको समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। तब हम ये वाली फोर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एक आयन है Cl माइनस, उसके पास एक इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया इसी के आने की वजह से। ये क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा? यस और नो बताएं सब लोग चैट बॉक्स में, यस और नो बताएं क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल का है एक आयन का है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं यस, तो आपको समझ में आ रहा है इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, जैसे औरों के नाम लिखे इसका भी लिख देंगे। किसके बीच में है, एक आयन क्लोरीन आयन के बीच में। दूसरा किसके बीच में है, एक डाइपोल जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल है, दूसरा उस चीज के बीच में है। तो ये जो फोर्स है इनके अट्रैक्शन की जो फोर्स मैंने यहाँ पे दिखाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मैंने इसको आईडी लिख दिया बच्चों, जगह नहीं है ना, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बिल्कुल आस्था। शीतल कह रही आयन डाइपोल, बच्चे आयन डाइपोल नहीं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला डाइपोल ना पहले वाले डाइपोल से थोड़ा सा अलग है, ये इंड्यूस्ड है तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है। बच्चों अब तक हमने 3 फोर्सेस पढ़ ली है, 5 के अंदर से 3 पढ़ ली है। तीनों अगर हमें अच्छे से समझ में आ गई ना तो बाकी की 2 भी बहुत सिंपली समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक आयन क्लोरीन है, उसके पास अगर कोई इंड्यूस्ड डाइपोल आ रहा है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा।
मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास कोई एक नेचुरल डाइपोल है HCl, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, तो ये परमानेंट डाइपोल होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। और एक मेरा क्या है, आई 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 I2 जो है, इसके ऊपर भी अब Cl ने धक्का मार के इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज ला दिया होगा बच्चे, इसके ऊपर डेल नेगेटिव ला दिया होगा। क्या किया है मैंने, HCl, पहले मैंने आपको सिर्फ ये एक Cl दिखाया था, ये Cl जो था ये इस HCl का पार्ट था, इसी ने इसको आप ऐसे मान लीजिए धक्का मार के इस I के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो ऐसे ऐसे थे उनको ऐसे कर दिया था इस तरफ। तो बच्चे यही वाली चीज होके, जैसे आयन ने पिछले वाले केस के अंदर डाइपोल को क्रिएट किया था, इंड्यूस डाइपोल हमने एक बना लिया था, पहले एक नेचुरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो इंड्यूस डाइपोल बन गया। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे जो ये इसका नेगेटिव चार्ज है, इस वाले का, इस Cl का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इस वाले मॉलिक्यूल को जो पहले कभी नॉन पोलर रहा होगा उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बना देगा। अब बच्चे जब हमारा डाइपोल बन गया तो अब क्या बना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस वाले के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बच्चों। अब ये अट्रैक्शन किन दो चीजों के बीच में है, एक तो जी हमारा नेचुरल डाइपोल है यानी कि HCl का, और जी दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है जो आयोडीन का था, ये क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज ने इसको बना दिया। तो बच्चों इस फोर्स का नाम क्या हो गया, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। डाइपोल को D लिख दीजिए, इंड्यूस डाइपोल को ID लिख दीजिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए अगर समझ आ गया कि इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा। शीतल को समझ आ गया, डायल इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। ओके, DID, डी इंड्यूस डाइपोल, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो हमारी 4 फोर्सेस हो गई और मुझे लग रहा है अब तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो एक बार यस सर और बोल दीजिए कि हाँ सर समझ आ गया, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखूं और फिर मैं आगे बढ़ सकूं और 5वीं फोर्स कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ओके। अब आप भी चैट बॉक्स भूल जाइए अगले 5 मिनट के लिए, और मैं भी भूल जा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट की क्लास बची है, हमें क्लियर करनी है, उसके बाद हमें डाउट्स भी क्लियर करने होंगे, आपको खाना भी खाना होगा। ठीक है बच्चों, इस वाली स्लाइड के अंदर हमने लिख रखा है कि प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वाली स्लाइड का मतलब क्या है। नोबल गैसेस बच्चों क्या होता है, इसी से अभी आपको एक अगली चीज समझ में आएगी, मोमेंटरी डाइपोल। बच्चों मैंने एक नोबल गैस ली है नियोन, इसके अंदर बच्चों क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हर एटम के आउटर शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बच्चे ये जो नियोन है ना, इसका न्यूक्लियस होगा, मैंने इसको न्यूक्लियस लिखा है गोल सा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली इसके अराउंड बच्चों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये डॉट है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूम रहे होते हैं, और ये डॉट से मैंने दिखाया है कि किसी एक इंस्टेंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। ये जब डॉट्स हम कई सारे मार्क कर देते हैं कि जी यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एक न्यूक्लियस के अराउंड, बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है, वहां पे एक एक डॉट से मार्क करेंगे, उन सारे डॉट्स को मिला के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। बच्चे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी एक टाइम के ऊपर। अब बच्चों मैंने जो आपको दिखाया ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कल बनाया है, यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है। अभी क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन ना हमारा घूमता रहता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो कई बार किसी वजह से भटक के अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इस तरफ, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन गई, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है थोड़े से, एक कोई और एक इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ गया, तो बच्चों के जो नया इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा क्या वो ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियस नियोन, बच्चों क्या वो ऐसा दिख जाएगा। ऐसा दिख जाने का मतलब है ये जो एटम था ये पोलराइज हो गया। बच्चों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, और बच्चों क्योंकि इस तरफ से न्यूक्लियस वाली साइड से अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच्चों यहाँ पे डेल पॉजिटिव। बच्चों ये जो है ना एक पोलराइजेशन बोलते हैं, पोल का बनना, पोल का मतलब सिंपल होता है पॉजिटिव नेगेटिव होना, तो जब पोल बनेंगे उस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। ये एक नियोन का सिंपल सा मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर था, लेकिन किसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागा, उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, तो ये अब एक पोलराइज्ड एटम बन गया है।
ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है बच्चे बहुत कम देर के लिए हुआ है, तो बहुत कम देर के लिए अगर कोई चीज होती है तो उसे मोमेंटरी बोलते हैं। इसलिए ये जो डाइपोल बनेगा, इसके अंदर प्लस माइनस बन गया तो आप कहेंगे सर ये तो डाइपोल हो गया, हाँ जी एक डाइपोल हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ना थोड़े से इधर उधर जाते हैं उनको जो न्यूक्लियस है वो जबकि जब वापस खींच लेता है, एक सेकंड के बहुत छोटे फ्रैक्शन के लिए ये वाली सिचुएशन बनती है डाइपोल वाली। इसलिए इसका नाम बच्चों मोमेंटरी डाइपोल होता है, मोमेंटरी डाइपोल। बच्चों मोमेंट्री डाइपोल जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मोमेंट्री डाइपोल समझ में आया। इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा इधर उधर जाने की वजह से मोमेंट्री डाइपोल बन जाता है, ये समझ में आ गया कि कैसे मोमेंट्री डाइपोल बनता है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं यस सर। तो बच्चों ये वाली फोर्स आपकी हो गई, अगर ये समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया बच्चों, ये नियॉन लिया है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया, यहाँ पे मैंने डेल नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, यहाँ पे मैंने डेल पॉजिटिव। अब इसके पास एक सिंपल सा नियॉन आया था जो कि नॉन पोलर था। अब बच्चों देखो इसके चारों तरफ जो सर्कल बनाया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है क्या इनको धक्का लगेगा इस तरफ, तो अगर इसके ऊपर धक्का लगेगा तो ये वाला नियॉन अब कैसा बन जाएगा, ऐसा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का धक्का इस तरफ लगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जाएंगे वहां पे डेल नेगेटिव, जिस तरफ से दूर गए वहां पे डेल पॉजिटिव। बच्चों जी ये फर्स्ट हमारा मोमेंटरी डाइपोल था। इस मोमेंटरी डाइपोल ने बच्चों एक दूसरा मोमेंटरी डाइपोल क्रिएट कर दिया। कैसे, इस वाले डेल नेगेटिव ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया राइट की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज बन गया। बच्चों मेरे पास जो है अब दो मोमेंटरी डाइपोल बन चुके हैं। ये क्या है, ये सेकंड मोमेंटरी डाइपोल है। अब मैं उनको क्रिएट कर रहा हूँ कि वो कैसे दिख रहे हैं। अगर मैंने इसको डेल नेगेटिव और ऐसे डेल पॉजिटिव दिखा दिया, क्या बच्चे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले नेगेटिव चार्ज से रिपेल होके पुश होके ये ऐसे सेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे ऐसे, और डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये नहीं है, ठीक है, इस तरफ डेल नेगेटिव। बच्चों क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे बता दीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों ये भी एक पांचवी तरह की फोर्स है, आप सबने कह दिया ये अट्रैक्ट करेंगे। ये डाइपोल कैसे बने थे ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत कम देर के लिए बनते हैं, जितनी देर के लिए ये जो फर्स्ट वाला बना था उतनी देर के लिए सेकंड वाला बनेगा, क्योंकि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले ने बनाया। जब फर्स्ट वाला फिर से अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा तो सेकंड वाला भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मोमेंटरी टाइम के लिए होती हैं, ये दोनों के दोनों मोमेंटरी डाइपोल्स हैं। अब ये जो अट्रैक्शन हमने यहाँ पे ये वाला ये अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है हमारा, ये इसका नाम लिखने वाले हम। तो इस अट्रैक्शन का नाम क्या हो जाएगा, मोमेंट्री डाइपोल, और एमडी लिख दिया बच्चों मैंने। ठीक है, लेकिन अब तक जो हमने चार फोर्सेस लिखी उनका नाम हम ऐसे लिख पा रहे थे। ये जो पांचवी फोर्स है बच्चों, इसके अंदर हमने समझ लिया है कि किस वजह से बनी है, दो मोमेंटरी डाइपोल, एमडी, एमडी की वजह से। लेकिन इस वाले का नाम हो जाता है बच्चों लंदन फोर्सेस, क्योंकि लंदन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी में साथ दिया था, तो इसको लंदन फोर्सेस कहते हैं बच्चों इस वाले को। इसमें बस थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है। आपको ये समझ आ गया, ये एमडी एमडी है, शीतल ने लिख दिया एमडी एमडी है, लेकिन जब एमडी एमडी होगा तो हम उसको बोलेंगे लंदन फोर्सेस। और इसका बच्चों एक और नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन बच्चों, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, इधर उधर फैल जाना। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शुरू में फैल गया था ना, इसलिए इसका नाम डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। बच्चों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये पांचवी फोर्स की समझ आ गई हो। ये पांच तरह की फोर्सेस होती हैं बच्चों। आपने अगर नहीं लिखी हैं ये सब चीजें तो आप बाद में लिख सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर थोड़ी सी एक दो लाइनें और लिख रखी हैं, वो वही बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो बच्चों एक बार बता दीजिए कि आपको समझ आ गया नहीं आ गया, और अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसके बाद आप लोग कह रहे हैं ऑल क्लियर, तो मैं आपका क्वेश्चन जल्दी से खत्म करा देता हूँ। मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, एक H2O है और दूसरा HCl है। ठीक है बच्चे, इसमें मुझसे पूछा है कि इनके अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। तो बच्चों H2O के अंदर कौन सी होती है आप मुझे ये बताएंगे। H2O का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन, ये H, और इसके अंदर डाइपोल बन रहा होता है। इसका मतलब मेरे से पूछ रखा है कि अगर दो H
H2O के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा इस और इसके बीच में होगा। बच्चों इसका नाम बताओ जल्दी से चैट बॉक्स पे। ये दो डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। दीपा दो डाइपोल्स हैं बच्चे, H2H2O दोनों डाइपोल हैं। सब लोग कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल। दीपा ने थोड़ा सा गलत लिखा है आयन डाइपोल। दीपा ये दो आयंस नहीं दो डाइपोल्स हैं, सबको समझ आ गया ये डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन है। बच्चों ऐसे ही HCl का मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो HCl होंगे उनके बीच में पूछा गया है इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा। इनके बीच में भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको H2O को समझ में आ गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है बच्चे, इनका ये आंसर हो गया डाइपोल डाइपोल। अब एक चीज आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। बच्चों जो H2O के अंदर है उसको हम जनरली डाइपोल डाइपोल, वो भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है लेकिन उसका नाम हम H बॉन्डिंग बोल देते हैं। ये वाले केस को हम H बॉन्डिंग बोलते हैं। H बॉन्डिंग भी बच्चों एक टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन ही है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है बच्चों। ये लाइन ऊपर लिखी हुई है स्लाइड में, मैंने लास्ट तक आपको नहीं बताई, अब बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी, हमने इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O के अंदर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं बच्चों। और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमारा डाइपोल डाइपोल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि कहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे कहाँ पे नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के हमें बताना होता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया केमिकल बॉन्डिंग की हमारी नॉलेज से। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को एच बॉन्डिंग कह दिया जाता है। उसके जो एच बॉन्डिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे एच बॉन्डिंग कहलाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है ये दोनों के दोनों डाइपोल डाइपोल हैं और H2 के अंदर जो डाइपोल डाइपोल है उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रख दिया जाता है। तो बच्चों आपको ये सारा समझ आ गया है अब तक का? एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए अब तक आज हमने जो पढ़ा है, क्योंकि 5-6 मिनट क्लासेस ऊपर जा चुके हैं, कुछ बच्चे खाने के लिए भी वेट कर रहे हैं, कुछ को और पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूँ आज की क्लास हमारी सफल रही है। हमें जितनी चीजें पढ़ी हैं वो समझ आ गई है। आप लोगों ने अगर नोट्स लिखे हैं तो रिवीजन करना, अगर नहीं लिखे हैं तो आपको स्लाइड्स पहुंचेंगे आपके ग्रुप पे, वहां से रिवीजन करना। आपको एक स्लाइड मिलेगी बच्चों जिसके अंदर मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर साफ मिलेगी। एक जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है वो भी बच्चों आपको स्लाइड मिल जाएगी, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज देखनी हो जो मैंने लिखी हुई आपको समझ आई हो तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आस्था यू आर वेरी वेलकम। ओके एवरीवन इज वेरी वेलकम एंड माय फ्रॉम माय साइड आल्सो थैंक यू वेरी मच 1 घंटा मेरे साथ रुके रहने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो आज की क्लास थोड़ी सी आगे खिंच गई है, आप लोग लीव कर दीजिए। अभी के लिए जिन लोगों को समझ आ गया वो अपने आप लीव कर दो, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो अपना डाउट लिख दे चैट बॉक्स में और मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके गुड नाइट अनुष्का, गुड नाइट। ओके बाय दीपा। ओके गुड नाइट एवरीवन। किसी का कोई डाउट नहीं लग रहा है मुझे, सबने लीव कर दिया है धीरे धीरे। ओके ठीक है, सो इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट एवरीवन। जिनके डाउट्स अगर कोई हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा। बाय बाय।